हेलो एट क्लास। विज्ञान के अंदर अपन पढ़े थे सौर मंडल के ग्रह। अपन ने शुरुआत के 4-5 ग्रह देख लिए थे। टोटल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं ग्रह। 8 में से शुरुआत का सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह। अपन ने पढ़ लिया। इसके बारे में अपन ने क्या जाना था? सबसे पास में होता है, निकट होता है किसके? सूर्य के। सबसे छोटा भी कौन सा है? यही है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। अपन अंडरलाइन कर ली थी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? शुक्र ग्रह का कि ये क्या है? पृथ्वी के निकट है, मतलब बीच में आता है। बुध और पृथ्वी के बीच में कौन स्थित है? शुक्र है। और इसके बारे में याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह होता है क्या? इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। और ये उल्टा घूमता है पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और ये उल्टा घूमता है। पृथ्वी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। पृथ्वी के बारे में क्या बात करना, अपन सब जानते हैं। मंगल ग्रह के बारे में, इसको लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो किसको बोलोगे आप? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये बात याद होनी चाहिए। और इसके दो उपग्रह होते हैं। और फिर अपन ने बृहस्पति के बारे में पढ़ा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति का है। बृहस्पति ग्रह ये गैस का गोला होता है ना। ये गैसीय ग्रह है। अपने जैसे पृथ्वी पे चट्टानें मिलती है, अपने जमीन खोदो चट्टानें मिलेगी। तो यहाँ पे अपना ग्रह को बोलते हैं ठोस ग्रह। क्या बोलते हैं? ठोस ग्रह। तो अपन ने जितने भी अभी तक ग्रह पढ़े, मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र, ये सारे ठोस ग्रह होते हैं। पर ये बृहस्पति जो आया है, ये गैसीय ग्रह है। यहाँ पर आपको चट्टानें जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ आपको गैस भरी हुई मिलेगी। जैसे हवा में अपने वायुमंडल में गैस होती है, उस तरीके से इसके खूब सारे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और ये सबसे बड़ा होता है ना। अब इसके आगे अपन शनि ग्रह से अपन आज पढ़ना शुरू करते हैं। बृहस्पति के परे शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। हल्का पीला सा रंग है इसका। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। वलय मतलब जो इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं, ये गोल गोल, ये क्या बनाता है? अद्वितीय। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अपन ने पहले किसको पढ़ा था? पहले अपन ने पढ़ा था बृहस्पति को, अब अपन ने शनि को पढ़ा। दोनों के ही खूब सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। और इसके छल्लों के बारे में कहा कि इसके छल्ले जो वलय हैं वो हमको डायरेक्ट आंखों से नहीं देखने को भले मिले, पर हम एक बढ़िया सा दूरदर्शी या फिर टेलीस्कोप जिसको कहते हैं, वो अपन लगा के देखें तो अपन को दिखेंगे बिल्कुल साफ साफ, धरती से दिख सकते हैं। शनि के बारे में ये सबसे रोचक बात है कि सभी ग्रहों में इसका घनत्व ये सबसे कम सघन है। सबसे कम सघन मतलब इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। घनत्व होता है कि कितनी चीज कितनी जगह में भर रखी है। कितनी चीज आपने कितनी जगह में भर रखी है। मतलब ऐसा मानो कि मैं आपको एक डब्बा दूं, बिल्कुल 2 डब्बे दे रहा हूँ मैं आपको। दोनों डब्बे के आकार बिल्कुल क्या है? बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है। बाहर से देखने पे आपको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। और एक डब्बा के अंदर तो मैं क्या भर देता हूँ? एक डब्बे के अंदर मैं आ, एक डब्बे के अंदर मान लो मैं भर देता हूँ लकड़ी। क्या? लकड़ी। और दूसरे डब्बे में मैं क्या भर देता हूँ? लोहा। पहले वाले में लकड़ी भरा इधर लेफ्ट वाले के अंदर, और दूसरे वाले में क्या भरा? लोहा। तो लकड़ी वाला डब्बा, बाहर से दोनों डब्बे सेम दिख रहे हैं, फिर भी आप इन दोनों में फ़र्क बता दोगे क्यों? क्योंकि एक के अंदर लोहा है, एक में लकड़ी है। लोहे वाला डब्बा क्या होगा? भारी होगा। होगा नहीं होगा? क्यों भारी होगा? क्योंकि लोहा है, उसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? उसका घनत्व ज़्यादा होता है, लोहे का घनत्व। तो किसी भी चीज़ का घनत्व, अब जैसे यहाँ देखो लकड़ी और लोहा दोनों है सेम सेम। अपन ने जितनी लकड़ी ली है पहले वाले के अंदर, उतना ही लोहा लिया है ना। दोनों आकार में बराबर है। पर दोनों भले ही आकार में बराबर हो, वजन में कौन ज़्यादा निकला? वजन में लोहा ज़्यादा निकला, क्योंकि उसके अंदर कम जगह के अंदर ही ज़्यादा भार आ जाता है। ये घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे लकड़ी लोहे में जैसे लोहे का घनत्व ज़्यादा है, वैसे ही सभी ग्रहों में कम घनत्व या कम सघन जो है वो कौन है? हमारा शनि ग्रह। और इसके बारे में खास बात है कि इसका घनत्व जल के भी घनत्व से कम होता है। जल में अगर कोई भी चीज़ डालोगे तो कोई 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 चीज़ तो तैरती है, कोई कोई चीज़ डूब जाती है ना। तो ऐसे क्यों होता है? तो ऐसे मैं बताता हूँ। जिसका घनत्व कम होता है ना, वो चीज़ तैरती है। किससे? जल से। अगर किसी का भी घनत्व जल से कम हुआ तो वो तैरेगा, किसी का घनत्व जल से ज़्यादा हुआ तो वो डूब जाएगा। अब जैसा क्या करना? लकड़ी की कील लेना, नहीं लकड़ी की क्या, लोहे की एक कील लेना। लोहे की कील को पानी के अंदर ऊपर रख के धीरे से छोड़ना। वो तैरेगी या डूब जाएगी? बताओ। वो डूब जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, वो डूब जाएगी। पर आप क्या करना? आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना,
बर्फ के टुकड़े को पानी के ऊपर वापस धीरे से डालना, वो तैरेगा या डूब जाएगा? वो तैरने लगेगा। ठीक है ना? तो बर्फ भी ठोस है और जो लोहा है वो भी ठोस है या नहीं? बर्फ भी ठोस अवस्था है या नहीं? बर्फ ठोस अवस्था है। और जो लोहा है, लोहे की कील है, वो भी किसमें है? ठोस अवस्था में है। पर एक तो डूब गया और एक तैरने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लकड़ी लोहे की जो कील है उसका घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा घनत्व वाला डूब जाता है, और जो कम घनत्व वाला जैसे कि बर्फ है वो तैरने लग जाता है। और हमारा कम घनत्व वाला कौन है यहाँ पे? हमारा शनि जो ग्रह है वो कम घनत्व वाला है, मतलब इसको भी पानी पर डालेंगे तो तैरेगा या डूबेगा? तो ये तैरने लगेगा। इसलिए यहाँ पे ऊपर जो दे रखा है, बुद्धू को नटखट विचार आया कि हम यदि कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जल कुंड में है तो उसमें तैरेगा। बिल्कुल, अगर शनि ग्रह को आपने किसी जल कुंड में डाल दिया तो वो तैरेगा। पर ऐसा अपन कभी कर पाएंगे क्या? ये तो सिर्फ मजाक वाली बात है, ऐसा अपन कभी कर ही नहीं सकते। जल कुंड में डालोगे तो जल कुंड में डालने के लिए उसको कहाँ पे लाना पड़ेगा? बताओ। जल कुंड में डालना, जल कहाँ मिलता है? जल तो पृथ्वी पे मिलता है। और शनि ग्रह ना पृथ्वी से बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत 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 बड़ा है पृथ्वी से। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि नहीं कि पृथ्वी के अंदर कोई जल कुंड है, आपको कहीं तालाब है, उसके अंदर शनि ग्रह डाल दिया। कोई फुटबॉल थोड़ी, शनि ग्रह बहुत बड़ा है पृथ्वी से। तो अ, ये तो एक कल्पना थी कि अगर इसका घनत्व कम है तो पानी पे तैरेगा। अब आखिर के दो ग्रह के ऊपर बात करते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपट्यून ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं, मतलब बाहर वाले ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही दिखा जा सकता है। इनको अब बड़ा टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े कांच वाला। शुक्र ग्रह की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो शुक्र ग्रह का एक और रिश्तेदार मिल गया अपन को। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। लुढ़कता सा प्रतीत होता है मतलब जितने भी ग्रह होते हैं, मान लो ये दो ग्रह बना रहा हूं मैं, पहला और ये दूसरा। तो पहले ग्रह जो कि इसको थोड़ा और सही बना देता हूँ एक बार। जो पहला ग्रह है वो क्या करता है, ज्यादातर जो ग्रह होते हैं वो लगभग अपनी जो इस ये जो उनका घूर्णन के जो अक्ष होता है इसके चारों तरफ घूर्णन करते हैं। समझ में आई ना बात? इसके चारों तरफ घूर्णन करते हैं, मतलब इस लाइन के चारों तरफ ये बॉल ऐसे 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 घूम रही है। ठीक है ना? ये थी ये ज़्यादातर ग्रहों वाली बात। पर हमारे यहाँ पे इसके अंदर क्या, हमको यूरेनस के अंदर क्या उदाहरण देखने को मिला? ये उदाहरण देखने को मिला कि इसके अंदर लाइन जो होती है ऐसे घूम, ऐसे बनी हुई होती है। अक्ष इसका ये है और इस अक्ष के चारों तरफ ये इस तरीके से घूमता है। ठीक है? तो इधर वाले जो में लाल वाले हैं वो तो इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है ना? इस तरीके से घूम रहे हैं। पर ये कैसे घूम रहा है? ये इस लाइन के चारों तरफ घूमेगा तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लुढ़कता हुआ। जैसे क्रिकेट की बॉल जमीन पर लुढ़कती हुई जाती है उस तरीके से प्रतीत होता है, लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें देखो कहा है, इसके अंदर देखो एरो का निशान आप देख सकते हो, आपकी किताब के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर मेरा डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है इसलिए किताब में आप देख सकते हो क्रिकेट की बॉल की जैसे लुढ़कता हुआ दिखेगा। और बाकी जो दूसरे ग्रह होते हैं, क्रिकेट की बॉल जमीन पर लुढ़कती है और एक लट्टू जमीन पर घूमता है। दोनों में अंतर समझ गए ना आप? दोनों घूम रहे हैं। जो लट्टू जमीन पे घूम रहा है वो पहले वाले की तरह घूमेगा। ठीक है ना? लट्टू जो जमीन पे जो घूम रहा है उसका अक्ष सीधा होगा। और जो क्रिकेट की बॉल मान लो कहीं पे जा रही है, घूम रही है, किसी ने चौका मारा तो जमीन पर लुढ़कती लुढ़कती जा रही है, तो फिर वो इस तरीके से अपन को घूमती हुई दिखेगी, इस तरीके से। ठीक है? आप मन में सोचिएगा, आपको जरूर आ जाएगा। इसके विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर मतलब अपनी सतह पे लुढ़कता हुआ सा प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह, कुछ नीचे दे रखा है कि इसका नहीं दे रखा। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य चारों ग्रह की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। शुरुआत वाले चार निकट है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये बात याद रखो। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हुए? तो आंतरिक ग्रह शुरुआत के चार हुए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है ना? पहले कौन सा आता है, बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, चौथे नंबर पे कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसी तरह से याद रखना। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। ठीक है ना? अपनी पृथ्वी का एक था, अपनी पृथ्वी का चंद्रमा कितना है? एक है। मंगल ग्रह के कितने थे? दो थे। और शुरुआत वालों के तो थे ही नहीं, बुध और शुक्र के तो थे ही नहीं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, तो इसके भी चार ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर हैं, कहीं अधिक दूर हैं। ठीक है ना? बहुत दूर है। ये अपन जो ऐसी फोटो बनाते हैं ना,
ये अपन सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि बुध और शुक्र सिर्फ इतने से दूर हैं, फिर शुक्र और पृथ्वी सिर्फ इतने से दूर हैं। ये तो अपन जो किताब में पेपर पे ये छाप रहे हैं, पेपर पे छापने के लिए इसको ऐसा बनाते हैं कि दिखने में अच्छा लगे। असली में तो वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो आपका पेपर छोटा पड़ जाएगा, आपको बहुत बड़ा चार्ट साथ में लाना पड़ेगा। समझने बात। तो शुरुआत के बुध शुक्र तो भले ही अपन पास पास दिखा दे, जो पर जो अंत के ग्रह होते हैं बृहस्पति और जहाँ बने हुए नहीं है शनि वगैरह, बहुत दूर दूर होते हैं। ये अपन जो किताब में फोटो देखते हैं इस तरह से नहीं होते हैं, ये तो अपन को समझाने के लिए बनाया है। तो बाह्य ग्रह होते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, जो बाहर स्थित है मंगल ग्रह के बाद। और इनके चारों ओर वलय निकाय होते हैं, मतलब इनके चारों तरफ वलय होते हैं, छल्ले तरह के होते हैं। जैसे छल्ले जो शनि के देखे अपन ने छल्ले, वैसे ही दूसरों के भी होते हैं। शनि के बहुत बड़े होते हैं इसलिए अपन को दिखते हैं, दूसरों के बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं इसलिए अपन को नहीं दिखते हैं। और दूसरी बात, बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होता है, ठीक है ना। अपने अंदर वालों के तो एक दो ही थे, बाहर वालों के खूब सारे होते हैं, 20 20 25 25 इतने सारे। तो आंतरिक ग्रह चार कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। तो यहां तक अपन ने ग्रह खत्म कर लिए। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं और कुछ अन्य सदस्य, सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं, ये भी सौर परिवार के ही सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो पहला आया है शुद्ध ग्रह। क्या आया है, अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शुद्ध ग्रह, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह तो क्या होते हैं? ग्रह बड़े बड़े पिंड होते हैं। ग्रह जो होते हैं वो बड़े पिंड होते हैं, पर शुद्ध ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पिंड, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े। तो और इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही शुद्ध ग्रह कहते हैं। शुद्ध ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। बिल्कुल साइज में छोटे होते हैं, तो आपको बड़ा कांच वाला टेलीस्कोप चाहिए। साइज में बहुत छोटे होते हैं ये। तो क्या कहा इसने, देखो ये शुद्ध ग्रह पट्टी इसने दर्शा रखी है यहाँ पे। मतलब मंगल ग्रह की जो कक्षा है, ये कक्षा किसकी है? मंगल ग्रह की ये कक्षा है। और उसके बाद में बृहस्पति ग्रह की कक्षा है। इनके बीच में खूब सारे चट्टानों के क्या दिख रहे हैं आपको? टुकड़े दिख रहे हैं। खूब सारे चट्टानों के टुकड़े दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो ये सब चट्टानों के टुकड़े बिखरे हुए हैं और इनको ही क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह पट्टी, मतलब इसमें शुद्ध ग्रह बिखरे हुए हैं। धूमकेतु की बात करते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलयीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। तो इनका परिक्रमण काल क्या होता है? काफी अधिक होता है, मतलब काफी सालों के अंदर एक चक्कर पूरा करते हैं। अपनी पृथ्वी तो एक साल में पूरा एक करती है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं, ठीक है ना। सिर क्या होता है? चमकीला, और इनकी एक पूंछ भी होती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इनकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है, मतलब सूर्य से दूर की तरफ होती है। जो इसका मुंह होता है चमकीला, वो सूर्य की तरफ होता है हमेशा। जो उसकी पूंछ होती है वो सूर्य से परे होती है, सूर्य से दूर होती है। अब जैसे इसको देखो, ये पहले यहाँ इस तरफ की फोटो दे रखी है, इसको आप देख के समझ सकते हो। क्या समझ सकते हैं? कि इसका ये मुंह है, ये जो सामने वाला हिस्सा है ये क्या है? इसका मुंह है, या इसके आगे का हिस्सा जो होता है उसकी बात करते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? धूमकेतु का चमकीला सिर और लंबी पूंछ होती है। तो मुंह कह सकते हैं, पर इसको सिर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिर। तो बड़ा सा इसका सिर होगा और एक लंबी सी पूंछ आप देख सकते हो। इसकी लंबाई के अंदर लंबी सी पूंछ जो जैसे जैसे पीछे जाते हैं वैसे वैसे पतली होती जाती है। तो ये क्या है? अपन पूछ सकते हैं ये क्या है। तो धूमकेतु भी कुछ नहीं है, जो अपन ने शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ा ना, उसी तरीके के होते हैं। पर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बहुत ही लंबे लंबे अंतराल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब हजारों सालों में सूर्य के एक बार पास आएंगे, चाहे परिक्रमा करेंगे और चले जाएंगे। सूर्य के पास आएंगे, परिक्रमा करेंगे और चले जाएंगे। तो ये आ रहा है, आया आया आया, सूर्य की परिक्रमा करी और वापस चले गया, आया बहुत आगे जाएगा, फिर वापस आगे से घूम के वापस आएगा। समझ रहे हो? तो एक परिक्रमा पूरी कर ली। जब एक गोला पूरा हो गया तो एक परिक्रमा भी पूरी हो गई। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ मैं आपको। और इसकी पूंछ आप देख सकते हो, हर बार इसकी पूंछ सूर्य से दूर है। हर बार इसकी पूंछ सूर्य से दूर है, सूर्य से परे है।
ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात थे जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पे दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु जो होते हैं अपन को पृथ्वी से भी दिखते हैं। कुछ कुछ धूमकेतु जो अपन को अपनी पृथ्वी से भी दिखते हैं और समय समय पे दिखते हैं, मतलब उनका अंतराल फिक्स हो गया कि अच्छा अब दिखा है तो अब अगला 70 साल बाद दिखेगा, फिर 70 साल बाद वापस दिखेगा, इस तरीके से। हेले का धूमकेतु, ये आपको ध्यान रखना है। हेले का धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। ठीक है ना, कितने साल में? हर 76 वर्ष में। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो बताओ, 86 के अंदर 76 साल जोड़ो, जोड़ो 86 के अंदर जब 76 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो लगभग 2062 आएगा। कितना आएगा? 2062 के समय। 2062 के समय आप कितने साल के होगे? मेरे ख्याल से सब लोग 50-60 साल के हो जाओगे 2062 के समय। हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? 50, 45, 55 साल इतने के तो हो ही जाओगे सब लोग। तो उस समय आपको ये वापस देखने को मिलेगा। जब आप 50-55 साल के हो जाओगे तब आपको आसमान के अंदर हेले का धूमकेतु वापस दिखाई देगा, ये गारंटी है। धूमकेतु के विश्वास में अंधविश्वास। अंधविश्वास लोग मानते हैं, अंधविश्वास इसके बारे में पुरानी बातें। कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे कि युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, परंतु ये सब मिथक हैं। मिथक मतलब झूठी बातें हैं, सिर्फ मन की कल्पना है तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है, इससे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। अरे धूमकेतु आया है, सूर्य का एक चक्कर लगा के चले गया है। यहाँ पे पृथ्वी वाले यूं ही डरते रहते हैं, पृथ्वी वाले यूं ही डरते रहते हैं। वो आया है, सूर्य का चक्कर लगा के चले गया है, वो थोड़ी पृथ्वी पे बाढ़ ला सकता है या युद्ध ला सकता है या महामारी ला सकता है। अभी कोरोना की महामारी आ गई तो कोई धूमकेतु थोड़ी आया था। तो ये सिर्फ लोगों को भयभीत होने के लिए, डरने के लिए कारण चाहिए, उनको बहाना चाहिए डरने का। उल्काएं तथा उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो जाता है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? आप क्षुद्र ग्रह पढ़ लिया, धूमकेतु पढ़ लिया, अब उल्का पढ़ रहे हैं अपन। क्या होती है जानेंगे। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो जाता है तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली सी धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। समझ में आई बात? टूटता तारा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं उल्का को। यद्यपि ये तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। आसमान में बैठे बैठे आप कभी मान लो आसमान की तरफ सर करके सो रहे हो, आपको एकदम से कोई चमकीला सा चमकीली सी जो लकीर थी वो नजर आई, ऐसे जाते हुए खत्म हो गई। आसमान में बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए आती है और खत्म हो जाती है। तो अपन सोचते हैं तारा टूट गया। कहते हैं टूटते तारे से फिर विश मांगो पूरी होगी। वो सब बकवास बातें हैं, ठीक है ना, उन पर भरोसा मत करना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? टूटता तारा, टूटता तारा तारा नहीं होता है। टूटता तारा तारा नहीं होता है, तारे नहीं टूटते। ये क्या होती है? उल्का होती है। उल्के के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से आई है? उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। छोटे पिंड मतलब छोटी चट्टान के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं, जो यदा कदा मतलब कभी कभार बाई चांस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अंतरिक्ष में घूमते रहते हो। मान लो कभी कभी पृथ्वी के पास आ गए तो पृथ्वी उसको अंदर खींच लेती है। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी उनको अंदर खींच लेती है, कभी ज़्यादा ही पास आ जाते हैं तो। और उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है, उनकी स्पीड क्या होती है? बहुत भयंकर। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं। ठीक है ना, जल उठना मतलब जल जाना, आग से जलना वाला। और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, मतलब भाप बन जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। जो उल्का होती है या जो टूटता तारा होता है बिल्कुल छोटे टाइम के लिए आता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है? मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी अंतरिक्ष में है और ये एक चट्टान का क्या है? टुकड़ा है। इसको अपन क्या कहेंगे? उल्का। छोटा सा टुकड़ा है, इसको क्या कहेंगे? उल्का। तो अंतरिक्ष में ये यूं ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते 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 कहाँ आ गया? ये पृथ्वी के पास आ गया। कहाँ आ गया? पृथ्वी के पास आ गया। तो पृथ्वी के पास आ गया तो ये अब क्या करेगा? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता नहीं होता है? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की एक कवर होता है जिसके अंदर से अपन सांस लेते हैं। और ये वायुमंडल भले ही अपन को ना लगे पर ये घर्षण पैदा करता है। क्या करता है? मतलब इसके अंदर कोई भी चीज चलती है तो घर्षण पैदा होता है। और जब ये क्या होता है, ये उल्का जो है वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो आसपास की जो गैसें होती हैं, आसपास की जो गैसें होती है उनसे क्या करती है? वायुमंडल की गैसों से घसती है। बहुत ही तेज रफ्तार से आता है। एक तो ये उल्का पिंड बहुत ही तेज रफ्तार से आता है और घसता है। अब मान लो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप जब रोड है,
रोड पे कोई गाड़ी चल रही है तो उसके टायर रोड से घिसेंगे या नहीं घिसेंगे? रोड पे कोई भी गाड़ी चल रही है उसके टायर रोड से घिसते हैं। तो टायर, अगर किसी गाड़ी को चला के लाए हो आप काफ़ी और उसके टायर पे हाथ लगाओ तो टायर आपको गर्म होते हुए मिलेंगे। टायर कैसे मिलेंगे आपको? गर्म गर्म मिलेंगे। या कोई भी चीज़ आप उसको ज़मीन पे घसोगे या किसी भी, आप अपने हाथ को भी घसते हो आपस में, तो गर्मी पैदा होती है नहीं होती है? मतलब घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो ये भी जब इतनी तेज रफ्तार से आया है वायुमंडल के अंदर तो बहुत ही तेज घर्षण पैदा हो रहा है, उससे बहुत ही तेज गर्मी पैदा होती है। इतनी तेज गर्मी पैदा होती है कि ये चट्टान का जो टुकड़ा है ये ही जल उठता है। इतनी तेज रोशनी के साथ जलता है कि आपको जहाँ से ज़मीन से दिखता है और बहुत ही जल्दी जल के ये भाप में बदल जाता है। जैसे पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है वैसे ये भी गर्म होकर भाप में वाष्पित हो जाता है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने के पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। कभी कभी देखो छोटा मोटा उल्का आई तो पूर्णतः वाष्पित हो जाएगी, मतलब जलती जलती नीचे आ रही है, लगातार नीचे आ रही है, वायुमंडल में नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, पर उससे पहले ही जल के खाक हो गई। पर मान लो बड़ा बड़ा टुकड़ा आ रहा है तो जलते 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 छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ पर पूरा जला उससे पहले ही वो जमीन आ गई। ठीक है ना, जमीन आ गई तो अब वो क्या करेगा, वो टुकड़ा जमीन से जाके जोर से टकराएगा, जमीन पे आके जोर से टकराएगा और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का और उल्का पिंड में अंतर समझ लो। उल्का तो सिर्फ अंतरिक्ष के अंदर ही रहती है, वायुमंडल में आते आते जल के खाक हो जाती है। और कोई बड़ी उल्का होती है जो कि जमीन पे आके गिरती है, उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिसे सौर परिवार ने बनाया है। जब कभी कभी उल्का पिंड मिलती है तो अपने बहुत काम आती है, वैज्ञानिकों के तो बहुत काम आती है, क्योंकि वो अंतरिक्ष से आई हुई चीज़ है। पृथ्वी पे मिलने वाली चीज़ तो है नहीं, अंतरिक्ष से आई हुई चीज़ है, मतलब बाहरी दुनिया की चीज़ है और उससे अपन खूब सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। उल्का वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश या खूब सारी, हाँ खूब सारा अंतरिक्ष से जब चीज़ें गिरती है तो उसको क्या कहते हैं? वृष्टि। मान लो कभी कभी ओले गिरते नहीं, गिरते हैं आसमान से ओले गिरते हैं, बर्फ के ओले, तो उसको क्या कहते हैं? ओला वृष्टि। क्या कहते हैं? ओला वृष्टि। तो यहाँ पे किसकी वृष्टि हो रही है? उल्का वृष्टि, मतलब उल्का, खूब सारी आसमान से उल्का गिर रही है। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उन्हें दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं उल्का वृष्टि, आपको फोटोज देखने को मिल जाएगी। फिर अपन आखिरी आज का टॉपिक पढ़ते हैं और ये चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, कृत्रिम उपग्रह। क्या नाम है टॉपिक का? कृत्रिम उपग्रह। मतलब कि उपग्रह है मतलब ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कृत्रिम मतलब इंसानों ने बनाया है, कृत्रिम मतलब कि उसे इंसानों ने बनाया है। चंद्रमा कौन सा उपग्रह होगा? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा कौन सा उपग्रह है हमारा? प्राकृतिक। उसे इंसानों ने बनाया है कि चंद्रमा को? नहीं भैया, इंसानों ने नहीं बनाया है। पर जो दूसरे उपग्रह होते हैं जिसकी आपने नीचे फोटो दे रखी है, आप किताब में भी देख सकते हैं, ये जो दूसरे खूब सारे तरह तरह के उपग्रह होते हैं, ये किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है और हमारे बहुत काम भी आते हैं, ये अभी पढ़ने वाले हैं अपन। तो ऐसे उपग्रह को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। आपने ये सुना होगा कि बहुत से ऐसे कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा, पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है? तो अभी अपन ने जान चुके हैं कृत्रिम और प्राकृतिक में क्या फर्क है। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? मानव निर्मित। कैसे होते हैं? मानव निर्मित। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया जाता है, इनको पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने को क्या कहते हैं? प्रमोचन। रॉकेट में लगा के प्रमोचन किया जाता है, रॉकेट में लगा के छोड़ा जाता है। ये प्रकृति के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा तो अपन से बहुत दूर होता है, चंद्रमा तो बहुत दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। पर जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो पास में होते हैं, थोड़े सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर ही होते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था, ये याद होना चाहिए, अंडरलाइन करो अपनी किताब के अंदर इसको। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। इंडिया ने जब पहला उपग्रह लॉन्च किया या जो बनाया वो कौन सा था? आर्यभट्ट। और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह के नाम है इनसेट, ठीक है ना, क्या नाम है? इनसेट। और उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम होना चाहिए? सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो आप अपनी घर की छत पे या दूसरों की छत पे आपने देखा होगा
डिश लगी हुई होती है, डिश की छतरी लगी हुई होती है या नहीं लगी हुई होती है, इस तरीके से डिश की छतरी लगी हुई होती है, ठीक है ना। इस पे लिखा हुआ होता है डिश टीवी या वीडियोकॉन या टाटा स्काई, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या काम आती है, ये जो छतरी होती है ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होता है उससे कनेक्ट होती है, जो सैटेलाइट होता है उससे सिग्नल ले रही होती है, उसी वजह से अपने घर पे सिग्नल आता है। तो आपके भी अभी घर पे सिग्नल क्यों आ रहा है, टीवी क्यों चल रही है, क्योंकि सैटेलाइट। अगर किसी की केबल है तो केबल वाले की सब घर के ऊपर केबल आ रही है, पर जहाँ जिसने केबल का कनेक्शन दिया हुआ है उसके वहाँ पे एक बड़ी छतरी लगी हुई होती है। सही बात समझ रहे, जहाँ पर से केबल का कनेक्शन आ रखा है उसके वहाँ पे क्या लगी हुई होती है, एक बड़ी छतरी। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। खूब सारे काम आता है अपने ये। मौसम की भविष्यवाणी में काम आ सकता है, अपन पहले से पता लगा सकते हैं तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है। रेडियो के काम आता है, टेलीविज़न अपन रोज इससे देखते हैं। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में भी होता है। दूर संचार मतलब इधर उधर बात करने में, सुदूर संवेदन दूर की बातें देखने में, दूर की चीज़ों की फ़ोटो लेने में, इन सब में भी काम आता है। मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचना एकत्र करना है। दूरी से सूचनाएं, जो चीज़ बहुत दूर है वहाँ पर अपन जा नहीं सकते। जैसे अपन मान लो किसी की जगह को अपन देखना है, अपन वहाँ जा नहीं सकते, पर उपग्रह तो सब जगह जा सकता है। उपग्रह तो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है और अपन ऊपर से ही उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, आसमान से ही उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। उपग्रह से ली हुई फ़ोटो देखनी हो किसी को, अपन दूसरे उपग्रह का नाम पढ़ लेते हैं। एक तो IRS नाम है, जैसे इनसेट पढ़ा, कल्पना पढ़ा और एज्यूसेट पढ़ा, इनकी फ़ोटोज़ दे रखी है। हाँ, तो अगर किसी को उपग्रह से ली हुई फ़ोटो देखनी है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप्स खोल सकता है। देखा होगा सबने, सबने अपना घर तो देखा ही होगा गूगल मैप्स पे, आसमान से अपना घर भी दिखता है। तो गूगल मैप से आप अपनी घर देख सकते हो, अपनी स्कूल देख सकते हो घर के अंदर ही। ये आप करना, गूगल मैप्स पे सैटेलाइट वाला ऑप्शन होता है उसके अंदर एक छुपा हुआ, वो ऑन करके देखना, आपको सब दिख जाएगा। खूब सारे लोगों ने देख रखा होगा, GPS जिसमें लगाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब सैटेलाइट की वजह से ही संभव हो पाया है। अब आपको क्या करना है, चौथा सवाल कॉपी में कर लेना है, कॉपी में नहीं सॉरी, इसके अंदर ही गोला लगा रहा हूँ, इसको यहीं पे भर लेना है। और पांचवा सवाल भी आप कर सकते हो किताब के अंदर ही, चौथा पांचवा दोनों आप किताब में कर सकते हो। उसके अलावा अपन ने बाकी के सवाल दे तो दिए थे। और मैं आपको बताता हूँ, एक सातवां सवाल, सिर्फ सातवां सवाल ही बचा है, इसको आप कॉपी में जरूर कर लेना। बाकी के सवाल छोड़ो, बाकी के सवाल नहीं करोगे आप, बाकी के सवाल काट दिए मैंने। तो क्या क्या कर लिया अपन ने पहले वाले सवाल दे दिए थे। आज का होमवर्क है आपका चौथा, पांचवा किताब में करोगे और सिर्फ सातवां सवाल आप कॉपी में करोगे। और बस आज का होमवर्क यही है, ये अपना पार्ट भी खत्म हो गया है। इसको एक बार जरूर पढ़ना, जो जो हिस्सा मैंने पढ़ाया है, जो जो हिस्सा इस बार एग्जाम में आएगा, कोर्स में आएगा, वो हिस्सा जरूर पढ़ना। वो एक बार याद होना चाहिए, थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए। ओके बच्चों, बाय बाय।